हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस सेशन में आर्मी अग्निवीर का ऑफिशियल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि पूरे 50 क्वेश्चनों का पेपर होने वाला है। और आप सभी का टारगेट 50 क्वेश्चन में से 35 से अधिक क्वेश्चन सही करने का होगा। तो साथियों, जैसा कि आर्मी अग्निवीर एग्जाम जून के महीने में होगा, वो भी 50 क्वेश्चनों का ही होने वाला है, जिसमें से 15 क्वेश्चन जीके का आएगा, 15 क्वेश्चन साइंस का होगा और 15 क्वेश्चन मैथ का और 5 क्वेश्चन रीजनिंग का। यानी टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 100 नंबरों का आपका पेपर होने वाला है। तो आज साथ ही हम भी 50 क्वेश्चनों का एक टेस्ट लेने जा रहे हैं आप सभी का। तो इस टेस्ट को कंप्लीट लगाइएगा और देखिएगा कि आप सभी का इसमें आर्मी अग्निवीर की तैयारी कैसी चल रही है। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न प्लस एग्जाम ओरिएंटेड सारे सॉल्व होने वाले हैं, जैसे आपके आर्मी अग्निवीर 2025 के हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं और आर्मी के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं और देखते हैं लास्ट में हम लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। तो डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक 11:30 am पे, शाम को 4 PM पे और शाम को 7:30 PM पे, ये डेली हमारी क्लास की टाइमिंग रहती है। तो आज का पहला प्रश्न देखेंगे, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है, अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है, उपाधि का उन्मूलन अनुच्छेद 18 में है और धर्म का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। यानी अनुच्छेद 17 का पूछा है तो अस्पृश्यता का उन्मूलन हो जाएगा। पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई है? 1873 में। क्यों इन्होंने लिखा था गुलामगिरी पुस्तक? तो भाई दलित वर्गों के लिए लिखा था महात्मा गांधी जी ने गुलामगिरी पुस्तक। चलिए अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। बी ऑप्शन यहां से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। 1817 को स्टार्ट हुआ था, जाकर 1819 में खत्म हुआ था। लेकिन साथ ही इसमें कई संधि दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए सालबाई की संधि। सालबाई की संधि कब हुआ था? तो 1782 में हुआ था। पांडिचेरी की संधि कब हुआ था? तो 1754 में हुआ था। मंदसौर की संधि कब हुआ था? 1818 में हुआ था। मंगलौर की संधि कब हुआ था? 1784 में हुआ था। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अखौरा अगरतला रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है? अखौरा अगरतला रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है? तो ये बांग्लादेश से जोड़ता है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो 1916 में किया गया था। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। लेकिन साथ ही आपसे ऐसे सवाल पूछेगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना तो मदन मोहन मालवीय जी द्वारा किया गया था, लेकिन उन्होंने किसकी मदद से इसकी स्थापना किया था? तो भाई याद रखिएगा, एनी बेसेंट की मदद से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे पेपर के लिए, जो कि 1916 में स्थापित किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, घर से मतदान करने वाले बुजुर्गों की न्यूनतम आयु क्या? तो साथ ही जो घर से मतदान करते हैं बुजुर्ग, उनकी न्यूनतम आयु क्या होती है? तो 85 वर्ष है। ऑप्शन से यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात न्यूनतम रहा था? वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात न्यूनतम रहा था? तो याद रखिए दोस्त, ये दमन दीव में था। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
शुभमन गिल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित रखते हैं? तो भाई इसमें भारतीय क्रिकेटर के स्टार प्लेयर बन चुके हैं शुभमन गिल, जो कि क्रिकेट खेल से संबंधित है। ये ओपनर बैट्समैन बन चुके हैं भारत के लिए। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो रहा है आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भाई आपके पेपर में जो वर्तमान में कौन क्या है, लगभग 2 सवाल आते हैं और इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री इस समय कौन है? तो विष्णुदेव साय हैं। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 11। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को बताइए, क्वेश्चन नंबर 12। तो साथी आप हर एक प्रश्न को एनालिसिस करेंगे। एक बात याद रखिए, यदि आप साथी एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस कर लेते हैं तो आप जब पेपर देने जाएंगे तो 50 क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें से लगभग आप 45 क्वेश्चन सही करके आएंगे। ये मेरी बात मानिएगा और अपनी तैयारी लगातार रखिए, कंसिस्टेंसी बना कर रखिए, क्योंकि साथ ही इसमें जो हम आपको क्वेश्चन पेपर हल करा रहे हैं वो समझिए आपके आर्मी का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं। यही सब सारे सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर आन के करेंगे, क्योंकि साथ ही लगातार हम आपके लिए ऐसी ही क्लास प्रोवाइड करते रहेंगे। अब डेली का डेली एक भी दिन अब क्लास मिस नहीं होगी, याद रखेंगे। तो नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन करेंगे सब्सक्राइब करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। सिख लोग बंदी छोड़ के रूप में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? सिख लोग बंदी छोड़ के रूप में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो भाई दिवाली त्यौहार। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो साथी जब हम लोग चैप्टर वाइज अपनी क्लास करेंगे ना, तो हर एक टॉपिक से क्लियर करेंगे। जो जैसे यहाँ पे देखिए 1857 का विद्रोह हुआ था, इससे आपके पेपर में एक सवाल जरूर आएगा। इससे अलावा एक और टॉपिक है जनगणना, उससे आपके पेपर में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनगणना टॉपिक से। इसके अलावा पॉलिटी से 1 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके बाद अनुच्छेद से 1 क्वेश्चन आने वाले हैं, और वर्तमान में कौन क्या है 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, और करंट अफेयर से लगभग 1 क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है। ये बात याद रखिएगा। तो बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो खान बहादुर के द्वारा किया गया था। बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से मार्स गैस का दूसरा नाम कौन सा है? मार्स गैस का दूसरा नाम इनमें से कौन सा है? तो भाई CH4 है। CH4 का मतलब मीथेन है। ये ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप हर एक क्वेश्चन को याद करते चल रहे होंगे साथ में। देखिए 16 नंबर, खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट से हो जाता है? तो खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। गैस्ट्रिक पाचन किसमें कुशलता से होता है? गैस्ट्रिक जो पाचन होता है ये किसमें कुशलता से हो जाता है? तो अम्लीय माध्यम में कुशलता से हो जाता है। ऑप्शन ए यहाँ का दोस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किस जाति स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है? तो साथी किस जाति या स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है, यानी बाहरी भाग में होता है स्पीसीज, वो कौन सा स्पीसीज है? तो भाई मेढक है। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। फल निम्नलिखित में से किस पुष्प भाग से विकसित होता है? जो फल होता है साथी ये किस पुष्प भाग से विकसित होता है? पुमंग से, वर्तिकाग्र से, अंडाशय या बीजांड से? तो भाई अंडाशय से होता है। ऑप्शन यहाँ से सी क्या बनेंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः श्वास नली कहा जाता है जो फेफड़ों के लिए मुख्य वायु मार्ग है? तो भाई इनमें से कौन सा सामान्यतः श्वास नली कहा जाता है जो फेफड़ों के लिए मुख्य वायु मार्ग है?
तो श्वास प्रणाल है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीव को कई टुकड़ों में काटा जा सकता है और प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण जीव का रूप ले लेता है, उसे क्या कहा जाता है? तो सभी को मालूम होगा, आप चाहे साथी किसी जीव को कई टुकड़े काट दें लेकिन वो दोबारा पुनर्जनन नहीं कर सकते, लेकिन साथी जो आपका पुनर्जनन एक प्रकार का हाइड्रा होता है ना, इसको कई टुकड़ा काट देंगे लेकिन वो वही टुकड़ा से एक नया जीव ले लेता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? पुनर्जनन बोलते हैं। यानी ये ऑप्शन इस सवाल क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, साबुन क्या होता है? साबुन है तो क्या है? तो बताइए। तो उच्च वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण हैं। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? जिंक को, आयरन, सोडियम या कॉपर को? बताइए दोस्त, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो भाई सोडियम को काटा जा सकता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस सीधे तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस सीधे तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो भाई गलन है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भाई उच्च बनाने की प्रक्रिया कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसका गलनांक सबसे अधिक है? तो बताइए दोस्त, इनमें से किसका गलनांक सबसे अधिक है? तो भाई टंगस्टन का है। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे और अपने दोस्तों में इस सेशन को शेयर भी कर देंगे। लाइक तो आप जरूर करेंगे, लाइक करना नहीं भूलेंगे, एक बात याद रखिएगा। ओके इसलिए बोल रहे हैं साथी, क्योंकि यदि हम डेली क्लास आपके लिए प्रोवाइड करते हैं और आपका इस समय टारगेट चल रहा है कि इस बार हमें अपने वतन पे एक वर्दी लेना है, तो भाई आर्मी में को पहले पेपर को क्वालिफाइंग करना होगा। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है जो कि 10 अप्रैल लास्ट डेट होने वाला है। इसके बाद आप लोग आर्मी का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद साथी इसका सेकेंड फेज होता है एग्ज़ाम को क्वालिफाइंग करेंगे तो इसका होता है रैली भर्ती के बाद साथ ही एक ही दिन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। ये भी बात याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है जो कि पूरे 50 क्वेश्चन पेपर में देना है। कंप्यूटर पेपर होने वाला, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग का अभी कोई भी बात नहीं हुई है, नोटिस में नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया है, लेकिन साथ ही इसकी एक और नोटिफिकेशन आने वाली है जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी होने वाली है और नेगेटिव मार्किंग कितनी होने वाली है और आपका एग्ज़ाम कब हो सकता है। ये सभी नोटिस अभी आएगी ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल साइट पे, तो उसका नोटिस हम आपको बता देंगे दोस्त। ओके देखिए 27 नंबर, किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है वो सभी, यानी भौतिक मात्रा है, मौलिक मात्रा है, अदिश मात्रा, यानी सभी विकल्प सही हैं। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जब कोई बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब कोई बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो घर्षण कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, यदि संयोजक तार नहीं है, विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जा सकता है? यदि संयोजक तार नहीं है, विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो भाई ब्लेड का उपयोग किया जा सकता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप साथी देखते होंगे यदि आप ब्लेड में तार लगाकर पानी में रख देते हैं तो वो पूरा पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है। ऐसे जो सैलून वाले होते हैं ऐसे ही काम करते हैं, उसमें भाई तार को जोड़ देते हैं ब्लेड में और एक बोतल में पानी को रख देते हैं और उसमें उस ब्लेड में जो तार जुड़ेंगे ब्लेड को उसमें डाल देंगे और जो तार लगा रहेंगे उसको स्विच बोर्ड में लगा देंगे, देखेंगे पानी एकदम गर्म हो जाता है। यही प्रक्रिया है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। त्वरण किसके परिवर्तन की दर के बराबर है? त्वरण जो होता है ये किसके परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यानी त्वरण साथी एक्सेलरेशन को बोला जाता है, एक्सेलरेशन को बोला जाता है। जो त्वरण होता है ये वेग के परिवर्तन की दर की बराबर होता है। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अब यहाँ साथी मैथ के 15 क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से हल करेंगे, एकदम आराम से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते चलेंगे, तो आप अपने से हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? बताइए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 1000 तो भाई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 1009 तो कुछ नहीं है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 9 हो जाएगी, यानी 31 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1000 साथ याद रखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, और 4 9 ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, और 3 9 सभी को मालूम होगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। तो आप बताइए दोस्त कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। हल कीजिए, जैसे 9.72 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो जैसे देखिए दोस्त यहाँ पे पॉइंट लगा है, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ पॉइंट जाएगा देखते हैं। जैसे 0 0 0, जब भी आप 0 का मल्टीप्लाई किस भी नंबर में करेंगे तो 0 ही आता है। जैसे फिर उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7 में आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो 9 आएगा। अब देखिए दोस्त जैसे यहाँ से 0 2 7 9 पॉइंट कहाँ पे भाई 2 पे लगा है, तो यहाँ पे 97.20 हो रहा है, यानी आप 97.2 भी आपका राइट आंसर हो सकता है। देखिए यहाँ से डी ऑप्शन, तो 32 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। यदि 3 संख्याओं का औसत 20 है और पहली 2 संख्याओं का योग 40 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? चलिए दोस्त इस प्रश्न को हल करिए। यदि 3 संख्याओं का औसत दे रखा है 20 और पहली 2 संख्याओं का योग 40 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? यदि साथी आप लोग इस पे फार्मूला लगाएंगे तो बहुत लेंदी सॉल्व बन जाएगा। यदि शॉर्टकट के रूप में आप जानने चाहते हैं, जैसे 3 संख्याओं का औसत, यानी 3 संख्याओं का औसत 20 दिया है, तो 1 के बराबर यदि हम करेंगे तो कितना होगा? 20 × 3, यानी 3 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। पहली 2 संख्याओं का औसत कितना दिया है भाई? यानी पहली 2 संख्याओं का योग 40 दे रखा है। लेकिन साथी आप जब इसको मतलब कि बेसिक से हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे? जैसे देखिए 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। उसके बाद साथी प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना दिया है? प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना दिया है? 40 दे रखा है। तो आप लोग औसत कैसे निकालते हैं? औसत तो ऐसे निकालते हैं, सभी संख्याओं का योग कर देते हैं, सभी संख्याओं का योग करते हैं प्लस बटे में जो आपका संख्याओं की मात्रा होती है, जैसे संख्याओं की मात्रा होती है उससे भाग कर देते हैं, यही होता है। फिर साथी हम मान लेते हैं कि माना 3 संख्या कौन कौन से हो जाएंगे? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अब हम साथी औसत के रूप में इसे लगाएंगे, जैसे क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बटे में 3, और इसका औसत देखिए 20 दे रखा है, तो इसका औसत 20 हो जाएगा। तो साथी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? और ये 3 का मल्टीप्लाई 20 में हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के 2 संख्याओं का योग 40 दे, यानी ए और बी का योग 40 दे रखा है, आपसे सी का मान पूछा है, तो डायरेक्ट साथ ही सी को इधर करेंगे तो 60 में से 40 को घटा देंगे, 60 में से 40 को घटा देंगे तो 20 हो जाएगा। यानी यहाँ से देखिए सी ऑप्शन, यानी 33 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, शॉर्टकट के रूप में आप यदि हल करना चाहते हैं तो 3 संख्याओं का औसत 20 दिया है, तो डायरेक्ट 3 का मल्टीप्लाई 20 में कीजिए 60, और पहली 2 संख्याओं का योग 40 दिया है, तो सिंपल आप इनमें से माइनस कर दीजिए, 60 में से 40 20, देखिए यही आंसर आएगा। ओके चलिए अगला सवाल हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो भाई डिस्टेंस से संबंधित ये सवाल पूछा है, टाइम एंड डिस्टेंस का। बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग सकता है?
तो मेरे दोस्त जैसे फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, लेकिन यहाँ आपसे क्या पूछा, समय पूछ दिया है, यानी टी पूछ दिया है। तो टी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, डी बाई एस हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो अब देखिए प्रश्न में दिया क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति। गति मतलब क्या दिया भाई, डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस यानी 30 दे रखा है। गति भाई स्पीड दे रखा है, सॉरी भाई स्पीड दे रखा है। यहाँ पे देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे गति, गति क्या होती है, स्पीड, यानी यस यहाँ से आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। उसके बाद साथी 60 किलोमीटर की दूरी यानी डिस्टेंस, यहाँ पे देखिए डी यहाँ पे 60 किलोमीटर दे रखा है। तो पूछा हमसे समय पूछा है, तो टी बराबर डी बाई एस होता है। तो डी की जगह 60 रख दीजिए और एस की जगह 30 रख दीजिए, तो 30 दूना 60 हो जाएगा। तो टाइम बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा। तो हमारा इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा साथी फॉर्मूला बेस्ड सवाल था ये। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, यदि आयतन का परिमाप 3.2 मीटर और चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है तो आयतन की लंबाई क्या होगी। चलिए इस प्रश्न को हल करिए। यहाँ पे देखिए परिमाप, परिमाप का मतलब होता है दोस्त पेरीमीटर भी हो सकता है, और यहाँ पे 3.2 मीटर दिया है, चौड़ाई इसका 60 सेंटीमीटर दिया, तो आयतन की लंबाई आपसे पूछा है। जैसे देखिए दोस्त P बराबर यहाँ पे कितना दिया है, 3.2 मीटर दिया है। जब साथ ही इसको आप लोग सेंटीमीटर में चेंज करें तो कितना आएगा, 320 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये तो सभी को मालूम होगा। उसके बाद साथ ही चौड़ाई यानी ब्रेथ कितना दिया है, ब्रेथ यानी चौड़ाई होता है, तो 60 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी पेरीमीटर यानी परिमाप देखिए 320 सेंटीमीटर हो गया, और ब्रेथ यानी चौड़ाई 60 सेंटीमीटर होता है। तो आयतन की लंबाई क्या होता है, आयतन की परिमाप का फार्मूला क्या होता है, आयतन का परिमाप का फार्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी होता है, या तो 2 ब्रैकेट में L प्लस बी होता है। यानी प्रश्न में देखिए आयतन का परिमाप दे रखा है, यानी पेरीमीटर दिया है 320 सेंटीमीटर, और यहाँ पे देखिए ब्रेथ दिया है 60 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है, लंबाई पूछा है। तो चलिए फार्मूला पर रखेंगे। तो आयतन का परिमाप क्या होता है, आयतन का परिमाप बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी होता है। तो आयतन का परिमाप कितना हमने निकाला था, 320 सेंटीमीटर निकाला था। उसके बाद 2 लंबाई हमसे पूछा, आयतन की लंबाई, तो L निकालना है, प्लस ब्रेथ कितना भाई 60 सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखिए 320 इधर होगा और 2 का मल्टीप्लाई 2L में होगा प्लस और इस 60 में होगा, यानी 120 हो जाएगा। तो जब साथी 2L को इधर लेके आएंगे आप लोग, 320 को उधर लेके जाएंगे तो 120 में से माइनस हो जाएगा। देखिए 2L इधर से 320 में से 120 घटाएंगे तो कितना होगा, 200 होगा। तो यहाँ से लेंथ यानी लंबाई कितनी हमारी निकल के आएगी, तो L बराबर जब होगी 200 बट्टे में आप लोग 2 करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा, यानी 100 सेंटीमीटर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो 35 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत इस प्रश्न को हल करने में आप सभी को। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को, 30% का दशमलव रूप क्या होगा। आप सभी को हमने कल ही बताया था, जब भी आपको परसेंटेज हटाना हो तो सिंपल साथी आपको 100 से भाग कर देना है, यही आपको दशमलव रूप में आंसर ला के दे देगा। जैसे 1 0 1 0 कट गया, यानी से 3/10 बज रहा है, यानी जब 10 का भाग 3 में करें तो कितना आएगा, 0.3 आएगा कि नहीं। यानी देखिए डी ऑप्शन, 36 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 37, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में यदि 40% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं तो अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। ये सवाल दोस्त यदि आप लोग बेसिक से हल करेंगे तो बहुत आपका समय चले जाएगा, लेकिन साथ ही आपको तो भाई शॉर्टकट आना चाहिए। ये छोटे छोटे सवाल हैं। जैसे देखिए 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा है जिसमें से 40% विद्यार्थी क्या होते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं, यानी पास हो जाते हैं। आप सभी को मालूम होगा कोई भी क्लास में पूरे 100% बच्चे रहते हैं, यानी जब भी कोई पास होगा या फेल होगा वो 100% से होगा। यानी 40% पास अगर हो रहे हैं तो 60% क्या हो रहे हैं भाई, फेल हो रहे हैं।
सभी को मालूम होगा। तो फेल वाला ही आपसे पूछा, यानी तो अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो भाई 40 विद्यार्थियों की कक्षा है जिसमें से 40% विद्यार्थी पास हो रहे हैं यानी उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भाई 60% क्या होंगे विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होंगे यानी ये फेल होंगे। तो सिंपल सा है, 40 का यही जो 60% फेल है इसी का परसेंटेज निकाल दीजिए। 40 का 60% निकालेंगे तो कितना होगा, तो 1 0 काटेगा, 1 0 इसको काटेगा यानी 4 6 24, यानी अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। तो 37 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कितना सिंपल सवाल, जो साथी आपसे पूछेगा वही उसी का आपको मतलब कि परसेंटेज निकालना है। याद रखिए, जैसे देखिए 40% यहाँ पे विद्यार्थी पास हो रहे हैं और अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। जैसे 40% यदि पास हो रहे तो 60% क्या होंगे फेल होंगे, तो यही 40 विद्यार्थी का ये 60% आपको बस निकालना है। ओके, चलिए अगला सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, 3/11 यानी 3/11 और 5/11 का योग, यानी भाई कितना सिंपल सवाल है। 3/11 प्लस 5/11 का योग, देखिए ये न्यूमरेटर को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, क्योंकि भाई डिनोमिनेटर आपस में सेम है यानी 8/11 हो गया, यानी 8/11 38 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 2, 3 और 8 का लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम क्या होगा। 2, 3 और 8 का लघुत्तम समावर्त, एलसीएम कैसे निकालते हैं आप लोग, 2, 3, 8 इसका एलसीएम निकालना है। सबसे पहले 2 से करेंगे, एक बार में जाएगा, 3 तो जाएगा नहीं कटेगा नहीं, 2 चौका 8, फिर से 2 मिले जाएंगे, लास्ट में 1 1 होना चाहिए, 2 दूना 4, उसके बाद साथ ही 2 से फिर रह जाएंगे, 1 यहाँ पे 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे, इस बार देखिए लास्ट में 1 बचा है, 1 1 1 यानी एलसीएम में लास्ट में 1 1 होना चाहिए। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8 3 24 यानी 2 3 8 का एलसीएम कितना होगा भाई 24 होगा। 39 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, यदि किसी त्रिभुज के अंतः कोणों के बीच का अनुपात 1:2:2 है तो उसके सभी कोणों की माप क्या होगी। चलिए दोस्त फटाफट इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इजी सवाल है मेरे दोस्त। यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए 2:2 दे रहा है, यानी भाई जो लास्ट के कोण होंगे वो सेम होंगे, सेम 2 नंबर के सेम होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कोणों का अनुपात कितना दिया है, कोणों का अनुपात कितना दिया है 1:2:2 दे रखा है। तो त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, तो साथी जो त्रिभुज के कोण का योग कितना होता है मेरे दोस्त 180 डिग्री होता है। सभी को मालूम होगा त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम मान लेते हैं दोस्त जो यहाँ पे अनुपात है तो x मान लेते हैं, तो एक को 1x मान लेंगे, दूसरके को 2x मान लेंगे और तीसरके को भी 2x मान लेंगे, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर कर देंगे, है ना दोस्त। तो इसके यदि हम लोग बराबर करते हैं योग करना पड़ेगा 1x प्लस 2x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री, क्योंकि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसको आपस में जोड़ेंगे 1x 2x और 2x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, 5x बराबर 180 डिग्री हो गया। तो x की वैल्यू यदि आप लोग निकालेंगे तो 5 इसके बटे में चला जाएगा, तो कितने बार में काटेगा भाई 5 × 15, 18 में से 15 घटा 3 और 30, 5 × 36, यानी x की वैल्यू यहाँ से हमारी 36 आई, x की वैल्यू हमारी यहाँ पे 36 डिग्री आई। लेकिन साथ ही आपसे देखिए 3 ऑप्शन दिया गया है, यानी पहला देखिए 1x था, पहला हमारा 1x था, दूसर का 2x था और तीसर का भी 2x था। जब हमने 36 निकाला है तो इसमें x की जगह हम लोग 36 रखेंगे तो कितना होगा 36 डिग्री आएगा। दूसर का देखिए यहाँ पे 2x है तो x की जगह 36 रखेंगे तो 72 डिग्री आएगा। फिर देखिए यहाँ पे 2x है, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 36 रखेंगे, 36 दूना 72, यानी डिग्री हमारा 36 डिग्री 72 डिग्री 72 डिग्री आएगा। यानी देखिए सी ऑप्शन 40 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 160 सेंटीमीटर और 2 मीटर से भाग देने पर सरलीकृत रूप क्या होगा। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर दिया, यहाँ पे मीटर दिया है, तो आप इन दोनों को तो पहले तो इकाइयों को बराबर कीजिए,
चाहे मीटर को सेंटीमीटर में बदल या सेंटीमीटर को मीटर में बदल। तो आसान यहाँ पे हमें तो भाई मीटर को सेंटीमीटर में बदलना लग रहा है, क्योंकि 2 मीटर को यदि हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि भाई 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो उसी प्रकार 2 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब साथी देखिए 160 सेंटीमीटर को 2 मीटर से भाग देने पर तो सरलीकृत रूप क्या होगा। अब सिंपल सा भाई 160 को आपको 200 सेंटीमीटर का देना है। तो देखिए 160 और 200 कितना हो जाएगा, 1 0 1 0 काटेगा, यहाँ से 16/20 बच रहा है। तो देखिए यहाँ से 4 4 चौका 16, जब 4 से हम डिवाइड करेंगे 16 में तो 4 आएगा, और 20 में करेंगे तो 5 में आएगा, यानी 4/5 होगा आंसर। ऑप्शन देखिए ए ऑप्शन। तो 41 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही हमने 2 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, तो 2 मीटर बराबर सेंटीमीटर के में कितना आएगा, 200 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो उसी प्रकार 2 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना दोस्त। तो उसके बाद देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग चला हमने 160 सेंटीमीटर को 2 मीटर से भाग देने पे यानी 200 हो जाएगा, 1 0 1 0 काटेगा, यहाँ से देखिए 4 चौका 16, 4 पंजे 20, 4/5 आ जाएगा आंसर। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 42, 4 संख्याओं का योग क्या होगा यदि उनका औसत 15 है। भाई 4 संख्याओं का योग पूछा है, 4 संख्याओं का योग क्या होगा यदि उनका औसत 15 है। तो डायरेक्ट 15 का मल्टीप्लाई 4 में कर दीजिए, 60 हो जाएगा, 60 देखिए बी ऑप्शन। तो 42 का बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 43, यदि ए और बी के बीच आयु का अनुपात 4:5 है तथा ए की आयु 20 वर्ष है तो बी की आयु क्या होगी। सिंपल साथी पूछा है, यानी ए अनुपात बी का मान कितना दिया है, 4:5 दे रखा है। तो ए की आयु भी दे रखा है 20 वर्ष, 20 वर्ष दिया है, तो बी का आपका पूछा है ना दोस्त। तो सिंपल देखिए ए बाई बी होता है, ए बाई बी कितना है, 4/5 है। तो आपको बी का मान निकालना है। जब साथी आपको बी का मान निकालना हो, हमेशा याद रखिएगा बी का जब भी आपको मान निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, बी बराबर क्या करेंगे, बी का अनुपात लिखेंगे बटे में साथी ए का अनुपात लिखेंगे जो वर्ष दिया रहेगा। तो ए का वर्ष दिया है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे बी का अनुपात देखिए इसमें कि कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और ए का अनुपात देखिए 4 दे रखा है, और ए की आयु कितना दे रखा है, 20 वर्ष दे रखा है। तो 4 पंजे 20, 50 25, तो भाई बी की आयु कितनी होगी, 25 वर्ष होगी। देखिए ऑप्शन सी 43 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ये सवाल भाई ने 2024 में जो 22 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच में हुआ था, हर एक शिफ्ट में सवाल पूछ रहे थे। जैसे 200 का 25% इस बार पूछा है। तो 200 का मतलब होता है गुणा होता है 25%। इस परसेंटेज को हटाने के लिए आपको 100 से भाग देना होगा। तो 1 0 1 0 यहाँ से कटेगा, 1 0 1 0 यहाँ से कटेगा, यानी 50 आएगा आंसर, यानी 25 दूनी 50 हो जाएगा, यानी 200 का 25% कितना होगा, 50 होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 45। अब देखिए यहाँ से दोस्त रीजनिंग क्लास स्टार्ट होती हुई तो आपको पहले अपने से रीजनिंग के प्रश्न हल करना है। ये तो भाई जो 5 क्वेश्चन मिलते हैं आपको ना, तो समझिए 5 में से 5 कर ले जाएंगे। यदि डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते रहें तो आराम से 5 में से 5 सही करेंगे। जैसे देखिए क्या दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर से संबंधित है। जैसे साथी AFN का संबंध BDQ से है तो DLR का संबंध किससे हो जाएगा। चलिए इसको हल कर लेते भाई। AFN इसको क्या बनाया है, BDQ। देखिए A होता है 1 नंबर, B होता है 2 नंबर, F होता है 6 नंबर, D होता है 4 नंबर, N होता है 14 नंबर, Q होता है 17 नंबर। तो A से देखिए पहले 2 किया यानी 1 में पहले 1 जोड़ दिया है, फिर देखिए यहाँ से 6 से 4 कर दिया है, 22 बार माइनस कर दिया है, फिर देखिए यहाँ से 14 17, फिर यहाँ पे +3 कर दिया, यानी श्रृंखला देखिए पहले +1 फिर उसके बाद -2 फिर उसके बाद +3 किया है। श्रृंखला भी आपको समझना है, +1 -2 +3 करना है। तो किसका पूछा है, DLR का पूछा है। DLR पहले तो +1 करना है, -2 करना है, +3 करना है। D होता है 4, L होता है 12, R होता है 18। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 पे कौन होता है, E होता है। 12 में से 2 घटाएंगे तो 10, 10 पे कौन अक्षर आता है, J होता है, यानी EJ। EJ देखिए किस ऑप्शन में है, EJ देखिए D ऑप्शन में है।
तो पूरा आपको हल करने की भी ज़रूरत नहीं है, पूरा हल करेंगे तो भी राइट ही आएगा। जैसे 18 और 3 कितना होता है 21, 21 पे कौन होता है यू होता है, देखिए EJU, यहाँ से डी ऑप्शन। तो साथ ही एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे, बताइए आप लोग कि MST के क्या होगा, MST का क्या अक्षर होगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस लगाएंगे 45 वाला। चलिए अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में केक को 6 और जूस को 7 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट में साथी जग को कैसे लिखा जाएगा भाई साहब, CAKE, केक को 6 लिख रहा है, उसी प्रकार JUICE जूस को कितना लिख रहा है 7 लिख रहा है, कैसे लिख रहा है भाई, सोचिए समझिए। इस प्रश्न को आप सभी साथी हल करके हमें बताएंगे। तो मेरे दोस्त यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया है। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे केक में कितने अक्षर है 4 अक्षर है, तो 4 में देखिए 2 जोड़ दिया तो 6 बन गया। उसी प्रकार देखिए जूस में कितने अक्षर है 5 अक्षर है, जूस में देखिए 5 अक्षर है, तो 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 बन जाएगा। सिंपल सा सवाल है भाई, जितना अक्षर उसका काउंट करा उसमें सिंपल 2 जोड़ दिया है। उसी प्रकार जूस में 5 अक्षर है तो 2 जोड़ दिया तो 7 बन गया। उसी प्रकार जग में कितने अक्षर है दोस्त 3 अक्षर है, 3 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी देखिए 46 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, VY ZC DG HK। सबसे पहले देखिए VY से क्या बनाया है, ZC बनाया है। V होता है 22 नंबर होता है, Y होता है 25 नंबर का होता है, Z होता है 26 नंबर का होता है, C होता है 3 नंबर का। तो साथ ही देखिए 22 से 26 करेंगे, यहाँ नहीं इसमें +4 कर दिया है, तो यहाँ पर देखिए 25 में साथ ही +4 को ऐड किया है। कैसे, 25 में जब सर जी हम लोग 4 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए, जैसे जेड तो लास्ट 26 होता है, जैसे ही साथी आप 27 पे बढ़ते हैं तो ए हो जाता है, 28 पे बी हो जाता है, 29 पे सी हो जाता है। तो यहीं पर देखिए सी तो दे रखा है, यानी 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29, 29 पे कौन अक्षर होता है सी होता है मेरे दोस्त। यानी इसमें देखिए +4 को ऐड किया है। फिर उसके बाद देखिए ZC से DG बनाया है, ZC से DG बनाया है। तो सी देखिए दोस्त 3 नंबर का होता है, जी होता है 7 नंबर का, यानी इसमें भी देखिए +4 को ऐड किया है। जैसे यहाँ पे देखिए 26 होता है जेड और डी होता है 4, यानी देखिए 26 के बाद 27 पे ए, 28 पे बी, 29 पे सी और 30 पे डी, यानी देखिए +4 करके यहाँ पे डी बनाया है, यानी इसमें भी +4 किया है। तो इसमें पूरे समीकरण में साथ ही +4 चल रहा है। तो लास्ट में देखिए HK है, H होता है 8 होता है, K होता है 11, तो इसमें भी +4 करना है, इसमें भी +4 करना है। तो 8 4 12, 12 पे कौन होता है L होता है, और 11 और 4 कितना होता है 15, यानी L लो हो जाएगा भाई। इस सवाल का आंसर लो होगा। देखिए 47 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 48, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। जैसे 21 दे रखा है, 22 दे रखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, 28 है और 36 है। देखिए 21 से 22 यानी इसमें +1 8 को ऐड किया है। फिर साथ यहाँ पे देखिए 28 से 36 किया है, यानी इसमें +8 किया है। तो इसमें कुछ ना कुछ दिमाग लगाया है। यदि साथ ही हम लोग सीरीज को फॉलो करते हैं, जैसे देखिए 22 में यदि हम लोग +2 को जोड़ देते हैं तो हम लोग कितना होगा 24 हो जाएगा। फिर 2 का दुगना कर देते हैं 4, तो यदि हम लोग 24 में 4 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा। तो इसी प्रकार देखिए 4 का दुगना यदि हम 8 करेंगे तो 28 में 8 यहाँ पर जोड़ें तो 36 बन रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे हमारा कितना आंसर आ रहा है भाई 24 आ रहा है। तो 48 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो कोई भी दिक्कत हो साथ ही आप जरूर पूछेगा इस प्रश्न में, यानी आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट हो या आपको ना समझ में आए तो साथ ही जरूर पूछेगा मेरे भाई। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, एक लड़की एक पंक्ति में खड़ी है और ऊपर से उसकी रैंक 27 है और नीचे से उसकी रैंक 5 है।
पंक्ति में खड़े लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथी अगर इस तरह का आपको सवाल मिल गया तो फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। जैसे फार्मूला क्या होता है, ऊपर से स्थान, चाहे जो भी साथी नंबर हो चाहे जो भी हो, ये फार्मूला याद रखिएगा। ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान, ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1। अब देखिए इसको लगाएंगे कैसे, जैसे देखिए ऊपर से उसकी रैंक 27 यानी ऊपर से उसकी स्थान 27वां है, प्लस और नीचे से उसकी रैंक 5 यानी नीचे में 5 जोड़ देंगे और -1 को घटा देंगे। तो 27 5 कितना होता है, 32 होता है। 32 में से 1 घटा देंगे तो 31 हो जाएगा, यानी देखिए बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल। यदि साथी यहीं पर देखिए एक मान लीजिए यहाँ पे शुभम रहता, शुभम एक पंक्ति में खड़ा है, ऊपर से उसका रैंक 84 नंबर का है। शुभम जो है एक पंक्ति में खड़ा है, ऊपर से उसका रैंक 84 है और नीचे से उसका रैंक 5 है। तो पंक्ति में खड़े लोगों की कुल संख्या, तो हमने आपको फार्मूला क्या बताया है, ऊपर की संख्या प्लस नीचे की संख्या -1 करना है। तो 84 5 कितना हो जाएगा, 89, 89 में से -1 करेंगे तो 88, यानी टोटल कितनी संख्या हो जाएंगे, उनमें कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 88 हो जाएंगे। यही फार्मूला था। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। तो ये साथी सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में होने वाला है, क्योंकि डेली का 50वां क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में होता है। तो चलिए दोस्त इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। तो साथी फाइनली आज आर्मी का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को हमने कंप्लीट कर लिया, जो कि पूरे 50 क्वेश्चनों का हुआ। तो अब बताइए दोस्त कि आप सभी का कितना स्कोर रहा आज की सेशन से। तो चलिए दोस्त फटाफट सभी दोस्त बताएंगे आप सभी का कितना स्कोर है। तो उम्मीद करूँ दोस्त आपको हर एक प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो कोई भी डाउट हो इस प्रश्न में तो साथ ही आप जरूर कमेंट करके बताइए, आपको पूरा कमेंट करके हम उसी में सही जवाब बता देंगे जो आपको प्रश्न नहीं समझ में आया होगा। ओके, तो आप सभी लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, क्योंकि लगातार क्लास अब यहाँ से आपकी शुरू होगी। जो भी साथी आपके प्रश्न पे डाउट हो रही है तो आप जरूर पूछें मेरे भाई, बार बार पूछ रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं कि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहनी चाहिए, एक भी मतलब कि पॉइंट आपके मन में प्रश्न नहीं उठना चाहिए। तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।